चलिए, तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और हमने कल एसिड और बेसिस के बारे में समझा था थोड़ा सा, फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा समझा, और आज हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स में हम लोगों ने कल इंडिकेटर्स पढ़े थे, क्या होते हैं इंडिकेटर्स, कैसे पता चलता है कि वो एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये सब चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंडिकेटर्स है हमारे जो आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले लिटमस। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपको पता है बेटा, लिटमस एक सब्सटेंस होता है जो ऐसे काले से रंग का होता है। कल मैंने आपकी उसकी पिक्स भी दिखाई थी, ऐसे टुकड़े में जैसे चूरन जैसा होता है थोड़ा, है ना, ऐसे काले काले रंग का। तो मैंने आपको कल उसकी पिक्स भी दिखाई थी लिटमस की। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उसके, पाउडर फॉर्म में भी होता है वो, सेमी पाउडर फॉर्म में भी कह सकते हैं आप, जैसे मिट्टी होती है ऐसी दिखता है वो काले से रंग का। तो लिटमस एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर है, बट जो लिटमस पेपर हम बात करते हैं वो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो मैन मेड होता है। ठीक है, ओके। तो अभी आप देखते हैं लिटमस में हम देख रहे हैं द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस जो है, इसके आगे लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस से, ये लीचेंस से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर मुझे लगता है सर आपने टाइप्स ऑफ एसिड नहीं पढ़ा है। आएगा बेटा, अभी आएगा, टॉपिक आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो नो सर आपने एसिड और सर बेस सर पहले समझा चुका था। हाँ सर अभी, लेकिन सर उसके सर जैसे कि सर एसिड था सर, उसके सर टाइप्स नहीं लिए था आपने। अभी आएगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है, एसिड के बारे में भी आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका अभी तो चैप्टर चल रहा है ना बेटा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर अगर नहीं आया तो फिर, सॉल्ट्स भी बचा है। हाँ अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच सब्सटेंस, तो डेट इज फ्रॉम लीचेंस। ठीक है, इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड मतलब क्या हो गया बेटा, बिल्कुल साफ पानी एक तरीके से। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब हो गया प्लेन वाटर, मतलब जिसमें कोई भी मिनरल्स ना हो। क्लियर बात। जैसे कि हम लोग, हमारे घर में जो आपके घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में मोस्टली डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, मतलब जिसमें कोई भी मिनरल्स, सॉल्ट या कोई भी पार्टिकल्स ना हो। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब विदाउट एनी पार्टिकल्स। तो इट हैज़ पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर, पर्पल का ना दूसरा नाम भी होता है जिसको हम अगर बोलें तो पर्पल का दूसरा नाम है मुएब कलर, MAUVE, मुएब कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पर्पल या मुएब। ठीक है, समझ में आया। एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में इट गिव्स रेड कलर। ठीक है, एसिडिक में इसका कलर हो जाएगा रेड। एंड इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, इट गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, इन बेसिक सॉल्यूशन इट गिव्स ब्लू कलर। क्लियर है सबको इतना? नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा सब। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ओके बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, तो
मोस्टली हम जो लिटमस यूज़ करते हैं ना वो स्ट्रिप की फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखिएगा वो स्ट्रिप कैसे होती है, दो टाइप की स्ट्रिप्स होती है। एक तो होती है जो रेड स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, रेड स्ट्रिप्स, ये रेड स्ट्रिप है हमारी, और एक होती है हमारी ब्लू स्ट्रिप, ठीक है ना। तो दो टाइप की स्ट्रिप्स में हम लिटमस को यूज़ करते हैं, एक रेड स्ट्रिप और एक ब्लू स्ट्रिप। अब मैंने आपको इसका पीछे का रीज़न भी बताया था बेटा, क्योंकि स्ट्रिप्स कैरी करना बहुत ही ईजी है ना। आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, और वो भी स्पॉइल भी नहीं होती, गंदी होने का भी मतलब ख़राब भी नहीं करती चीज़ों को। बट आप लिटमस को अगर पाउडर फॉर्म में लेके जाओगे तो उसके लिए फिर एक बॉक्स चाहिए पर्टिकुलर, और फिर उसमें भी ये रहता है कहीं गिर ना जाए, है ना। तो स्ट्रिप्स कैरी करना ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए हमने लिटमस को स्ट्रिप्स की फॉर्म में चेंज कर दिया है ना। तो स्ट्रिप हम बहुत ही ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और आपने जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आओगे तो आप अपनी केमिस्ट्री लैब में या साइंस लैब जो भी होगी आपकी, वहाँ पर आप स्ट्रिप्स ही देखोगे, वहाँ पे लिटमस आपको पाउडर फॉर्म में शायद ही मिले, क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत ही ईजी होती है और वो ईजिली अवेलेबल भी होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नो सर। सर हाँ बेटा। नो सर। लिटमस पेपर होता है सर, उसमें सर वो कलर्ड कैसे हो जाता है? कलर्ड उसको बनाया जाता है। हाँ, उसको ना बेटा बनाया जाता है इस तरीके से। ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू लिटमस को हम, जैसे बेटा पेपर बनाने का, पेपर जो है एक्चुअली वाइट थोड़ी ना होते हैं, है ना, पर उनको वाइट बनाया जाता है। आपने देखा होगा आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो रफ रजिस्टर होते हैं, उनके पेजेस जो है ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, जबकि जो आपके बड़े रजिस्टर होंगे वो आपके वाइट कलर के होते हैं। सर ब्राउन मतलब लाइक थोड़े से डल होते हैं। सर ब्राउन नहीं सर, डल टाइप होते हैं, ब्राउन नहीं सर, ग्रे कलर के। यस सर, डल यस सर, सर ग्रे टाइप के, ग्रे टाइप के डल से होते हैं थोड़े से, है ना, एग्जैक्ट ब्राउन भी नहीं होते, सही बोल रहे हो आप। तो वो बेटा ऐसा है ना कि रिफाइनिंग प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पेपर्स बनाए जाते हैं, और इन्हें इसी फॉर्म में लाया जाता है जिस भी फॉर्म में वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पेड़ से, तो हमको जो है, आपको पता है पेपर्स जो है पेड़ से मिलते हैं या फिर काऊ डंग से भी मिलते हैं पेपर्स, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि वो वाइट फॉर्म में होते हैं या फिर प्योर ऐसे ब्राउन ग्रीनिश फॉर्म में होते हैं या ग्रेइश फॉर्म में होते हैं, उनको ऐसा बनाया जाता है। वो रिफाइनिंग प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। हाँ बेटा बोलो। यस सर, यही सर हमने सर पढ़ा है कि सर जो रिसाइकल्ड पेपर होता है सर, उससे सर जब फिर से पेपर बनता है तो सर वो सर इस कलर को, हाँ ठीक है सर जब लिखते हैं और सर जब धोते हैं ना, फिर उसके बाद सर जब रिसाइकल होकर फिर से आता है ना पेपर, बिल्कुल बुक बिल्कुल बन के, तो सर उसमें सर ऐसे ही पेजेस हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक नेचुरल में पढ़ा था लिटमस होता है, एक हमने पढ़ा था चाइना रोज़, अभी पढ़ा था ना बेटा, ऊपर मैंने आपको लिखवाया था नेचुरल इंडिकेटर में चाइना रोज़। यस सर। हाँ, तो मैंने चाइना रोज़ के बारे में बताया था बेटा कि ये कैसा इंडिकेटर है और कैसे ये जो है कलर चेंज करेगा, एसिड या फिर बेस में, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास बेटा दो ट्यूब हम बना लेते हैं, आप देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ये ट्यूब है ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए हम बात करते हैं, इसमें एसिड था, एसिडिक सॉल्यूशन था, इसमें हमारा बेसिक सॉल्यूशन था या बेस था, ठीक है, और ये हमारा इंडिकेटर विच इज़ चाइना रोज़, ये हमारा इंडिकेटर था जिसको हमने बोला है चाइना रोज़। तो अब ये क्या करता है, कैसे इनके रंग चेंज कर देता है, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, जब ये एसिडिक, हाँ इसका खुद का रंग थोड़ा सा ऐसा होता है, हल्का हल्का पिंकिश होता है, लाइट पिंक टाइप, है ना, लाइट पिंकी सा होता है, लाइट पिंकिश कलर होता है इसका, ठीक है, लाइट पिंक। जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन में डाला जाए और उसका कलर ऑरेंज हो जाए तो वो एसिडिक है। अगर सॉल्यूशन में डाला जाता है और उसका कलर लाइट ग्रीन मतलब बहुत ही हल्का जो ग्रीन है वो हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन होगा बेस। क्लियर है, समझ में आया आपको?
जो चाइना रोज़ हमारा नेचुरल चाइना रोज़, और इसको ना हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गुड़हल होता है, गुड़हल आपने देखा होगा, गुड़हल फूल ये फ्लावर। सर मेरे यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल बेटा ऐसा दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखाऊँ। एग्जैक्टली मेरी ड्राइंग इतनी खास है नहीं इस पर, कॉपी किताबों तो मैं काफ़ी अच्छी बना लेता हूँ, बट इस पे जो है थोड़ी सी। ये सर माउस से बनाना होता है ना? माउस नहीं बेटा, मेरे पेन है वैसे तो। ये सर, और सर एंटीना टाइप का सर निकला होता है। हाँ तो ये सर ऐसा ऐसे ही पैटर्न्स निकले, ठीक और है। सर एंटीना टाइप का सर निकला। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एंटीना टाइप का निकला होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है। और यहाँ पे एक एंटीना सा होगा, उस पर येलो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप के ऐसे एंटीना से होते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया से मिल गया होगा आप लोगों को कि कैसा दिखता है वो, ठीक है बेटा। और Yes, sir. हाँ, रेड कलर की इसकी पीटल्स होती हैं, बहुत ही अच्छा फूल होता ये है। सर हमारी भी, ये सर हमारी बुक में भी दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा एक क्या है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको हम चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर का कलर कैसा है, पिंकिश, लाइट पिंक, है ना। जब इसको सॉल्यूशन में डाला जाएगा, अगर सॉल्यूशन जो है वो ऑरेंज हो जाता है तो ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल लाइट ग्रीन टाइप हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, तो वो हमारा बेसिक, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सर हाँ बेटा। सर बेस का सर यूज क्या होता है? बेस का यूज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेस का यूज़ एक्चुअली बेटा बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे बहुत ही एक कॉमन यूज़ बताता हूँ मैं आपको। तो आपके घर में जो साबुन है, आपके घर में जो सर्फ है, वो सारे के सारे बेस हैं, ठीक है। खाना बनाने के लिए बेकिंग सोडा बेस है, ठीक है। तो देखिए 3 यूज़ तो मैंने बता दिए, आगे पढ़ेंगे तो और भी यूज़ आ जाएंगे। लिटमस Okay, पेपर sir. बर्न नहीं होता बेटा, लिटमस पेपर बर्न होता है, बट लिटमस पेपर का जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं होता कि मतलब कि वो एसिड में डालने पे बर्न हो जाए। मतलब उसको अलग से आप जलाओगे तो जल जाएगा, ठीक है। मतलब आप उसको विद द हेल्प ऑफ फायर या फिर किसी भी चीज़ से जलाओगे जल जाएगा, बट एसिड और बेस में डालने पे नहीं बर्न होता, क्योंकि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। सर हाँ बेटा। सर जैसे कि सर लिटमस पेपर है, हाँ तो सर वो तो सर तो सर वो सर आग सर जो फायर होते हैं, हाँ तो वो सर तेज पकड़े, जैसे कि सर पेपर पकड़ते हैं। हाँ, ऐसे ही पकड़ेगा। नॉर्मली जैसे पेपर पकड़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, मुझे लग रहा था कि सर जो सर लिटमस पेपर है सर वो सर मतलब आग पकड़ता नहीं है, मतलब सर बहुत धीरे धीरे। हाँ धीरे, मतलब थोड़ा सा नॉर्मली हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक्चुअली है तो वो भी पेपर ही ना बेटा, है ना। ओके सर। हाँ बस थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि थोड़ा जल्दी या धीरे पकड़े, बट एक्चुअली है वो भी पेपर ही। तो इसलिए हम जो है कहेंगे कि भाई वो भी आग पकड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे इनके कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी आराम से बता सकते हो मुझे, है ना। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई अगर हम गुड़हल को या गुड़हल के एक तरीके से हम बोले कि गुड़हल का इसका जूस बोल सकते हैं, इसको जूस, या फिर इसके जो रस है ना, उसको अगर हम सॉल्यूशन में डालें और उसका कलर ऑरेंज हो जाता है तो वो एसिडिक, अगर सॉल्यूशन वाले कलर ग्रीन हो जाता है तो वो बेसिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्लियर, क्लियर है ठीक है। सर हाँ बेटा। सर जो पेटल्स होते हैं सर वहां से सर जो पेटल्स होते हैं सर पेटल्स से सर इंडिकेटर बनाया जाता है चाइना में, या हाँ सर हाँ हाँ लीफ से? बेटा पेटल से एक्चुअली पेटल से, ये जो है ना पीटल्स इसकी, ये जो ये पत्तियां हैं, Yes, sir. इनसे बनता है, ठीक है। ये पत्तियां कह लो, या Okay, sir. पत्तियां नहीं, इसको क्या बोलेंगे, फ्लावर के जो पीटल्स होते हैं, पीटल्स ही बोलेंगे हिंदी में, मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे इसको। पंखड़ियाँ बोलेंगे। हाँ हाँ बेटा। सर अभी क्या सर आपकी आवाज सर एकदम से सर अटकती है। ओके ओके। तो अभी करें आगे बेटा। यस सर। चलिए बेटा। अच्छा अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है, जब एसिड और बेस को हम मिक्स कर देंगे, जब एसिड
और बेस को हम जब मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है ना। चलिए देखिए, ऐसे ध्यान से सुनिएगा। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर पे डालने पे एसिड जो होता है वो ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, एंड लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ब्लू। ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस, जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, मतलब एसिड और बेस को जब आपस में मिला दिया जाए, और वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर यू हैवंट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन का नाम सुना है आपने? ठीक है, एक No, फिनोल्फथलीन, sir. हाँ फिनोल्फथलीन भी एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि ये एसिड है या बेस है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस और एसिड को हम जब मिक्स करेंगे आपस में, ठीक है, तो जब बेस और एसिड को हमने मिक्स किया यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। जब बेस और एसिड हमने दोनों को आपस में मिक्स कर लिया, कोई भी हमने बेस लिया और उसके साथ एसिड को जो हमने मिक्स किया, तो हमने एक फ्लास्क ले लिया टेस्ट ट्यूब टाइप, टेस्ट ट्यूब में हमने इसको मिक्स कर लिया बेस और एसिड। इसके अंदर बेस और एसिड दोनों हैं, और इसके साथ हमने मिलाया क्या, अपना फिनोल्फथलीन। क्या मिलाया बेटा? फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। तो जैसे इसके अंदर फिनोल्फथलीन हम मिलाते हैं तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है, इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अगर बेस और एसिड के सॉल्यूशन में हम फिनोल्फथलीन मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा कलर देगा, तो आप क्या आंसर दोगे उसको, पिंक। कैसा कलर देगा, पिंक। ठीक है, सर। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो अब हम कुछ बेसिक अपने एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई हम जो है, जैसे आपको पता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एसिड होता है, जिनके काटने पे हमें दर्द होता है। जैसे बहुत छोटा सा एक एनिमल होता है, एनिमल कह रहा, इंसेक्ट होता है, एंट। जो एंट होती है, चींटी, जब वो हमें काटती है तो बहुत जलन सी होती है ना बेटा? आपने देखा होगा, ये सर। कभी आपको चींटी ने काटा होगा, है ना? ये सर। बहुत जलन उसके होती अंदर है, बिल्कुल। ये सर उसके एसिड तो होता है, लेकिन हाँ। सर इतनी कम क्वांटिटी में होता है, या फिर सर कह सकते हैं कि मतलब ऐसा एसिड होता है सर उससे कि हमें इफेक्ट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जब एंट हमें काटती है ना तो हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है, तो उस एसिड का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एंट्स इंजेक्ट एसिड नेम्ड, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और बहुत ही हल्का सा हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है और उसी से हमारी बॉडी में पूरी हलचल मच जाती है। मतलब ये मानो जितनी मैं डॉट बना रहा हूँ ना, इतना ही वो हमारी बॉडी में जो है इंजेक्ट करती होगी, और हमारी पूरी बॉडी में इस डॉट के बराबर, जो ये डॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस डॉट के बराबर ही इंजेक्ट करती है, और हम ऐसे बौखलाने लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया है ना, और बहुत देर तक वहाँ पे जलन होती है, ऐसे वहाँ पे दर्द सा होता रहता है। अब सोचो बेटा, इतना सा एसिड डालने पे, इतना सा फॉर्मिक एसिड डालने पे हालत ख़राब हो जाती है, तो अगर हमारे शरीर में या थोड़ा सा भी, इतना बड़ा भी अगर डाला गया तो क्या हालत होगी, समझ सकते हो आप। इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं तो है, जाती है ना? यस सर, वो जगह सूज भी जाती है, बिल्कुल, सूज भी, स्वेलिंग भी हो जाती है बेटा। तो अब जैसे आपको सपोज चींटी ने काट लिया, तो अब आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। मतलब आप चाहते हो वही वो एसिड जो है, देखो हर एक चीज़ न्यूट्रलाइज होती है, न्यूट्रलाइज मतलब उसका असर ख़त्म। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसका असर ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, ताकि भाई ज़्यादा दर्द ना हो, या किसी आपके छोटे भाई बहन को चींटी ने काट लिया और आप चाहते हो कि ये ज़्यादा पेन इसको हो ना, तो आप क्या करोगे, उसे न्यूट्रलाइज करोगे। और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सबके घरों में मिलता है खाने वाला सोडा, जिसको हमारी मम्मी अक्सर यूज़ करती रहती है, बेकिंग सोडा को, है ना? तो खाने वाला सोडा सबके घरों में होता है। तो बेकिंग सोडा उस जगह पे आप डाल के रब कर दीजिए थोड़ी देर में, और वहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा आपके घर में होगा वाइट वाइट सी फॉर्म में,
इसका नाम, इसका जो एक्चुअल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका एक्चुअल नाम है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस फॉर्मिक एसिड को बेकिंग सोडा डाला जाता है वहाँ पर, या फिर एक चीज़ और है कैलामाइन सॉल्यूशन। सर हाँ बेटा। सर जैसे जो हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं सर, जो बर्तन धुलने के लिए आते हैं ना सर, हाँ हाँ सर वो टाइप ऑफ, सर जिसको सर लिक्विड टाइप होते हैं ना जो, हाँ, अच्छा क्या अच्छा, कहते हैं हाँ मैं समझ सर गया वो, बेटा। सर लिक्विड बर्तन उनमें धोने के बेस लिए। होता है, हाँ वो सर बेस उनमें होता बेस है होता है। बेटा, साबुन है ना वो भी झाग पैदा करता है ना, जो भी चीज़ झाग पैदा कर रही है ऑलमोस्ट यस सबके अंदर सर, बेस है। और सर बेकिंग सोडा के अंदर भी बेस होता है। बिल्कुल। तो सर मैंने एक बार किया था, तो सर क्या होता है ना उसमें, सर मैंने जब एक बार किया था तो उसमें क्या होता है सर, मैंने उसमें क्या कहते हैं बेकिंग सोडा डाला था उसमें थोड़ा, विनेगर थोड़ा डाला था, और उसमें वो डाला था, क्या कहते हैं जो मैं अभी कह रहा था सर वो डालते, तो उसमें से बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत बुरा झाग निकल रहा था सर, बाहर बाहर तक सर। अच्छा, वो कैसे होता है? वो आपने केमिकल रिएक्शन कर दी थी बेटा। विनेगर एसिडिक होता है ना, विनेगर जो है, सिरका जो है आपका एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और Yes. बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर। अब एसिड और बेस को मिलाओगे थोड़ी बहुत तो रिएक्शन होगी ना बेटा। यस सर उससे तो बहुत ज्यादा ही निकल रहा है हाँ वो रिएक्शन कर दी थी आपने उसमें। सर। हाँ बेटा बोलो। सर बेस फ्लेमेबल होता है क्या बेटा? सर हाँ हाँ सर, जो बीज होती हैं सर, बीज के सर जो बीज पॉइजन देती हैं सर, उसमें मतलब सर जो डंक देती हैं सर, उसमें सर वो भी एसिडिक होता हाँ है। बेटा वो भी एसिडिक होता है। एसिड आपकी Yes, बॉडी we- में डालोगे ना, मतलब जो भी चीज़ आपकी बॉडी पे डालने पे जलन कर रही है, आपको हल्की सी भी मात्रा पे आपकी बॉडी में डालने में जलन कर रही है, सारी एसिडिक है, ठीक है। सर आपको मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है ना बेटा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब हमारी बॉडी पे कोई भी इंसेक्ट, लाइक जैसे कि बात करते हैं हम मधुमक्खी है ना, ये जब भी काटती हैं तो बेटा ज़रूर नहीं है इनके अंदर भी एसिड जो है वो फॉर्मे की हो, उनके अंदर कोई दूसरे टाइप का एसिड हो सकता है, और कभी कभी ना इनके अंदर पॉइजन भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। पॉइजन भी होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, ब्लड वेसल्स को, हमारे टिश्यू को क्या करता है, डैमेज। वहाँ पर खून रुक जाता है, इसलिए वहाँ पर वो भी स्वेलिंग भी हो जाती है। हाँ ठीक है। तो वैसे बी के अंदर भी फॉर्मिक एसिड ही है। तो बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे सर सांप के अंदर कौन सा एसिड होता है ना, क्योंकि सांप जब काटते तब भी दर्द होता है भाई। तो बेटा सांप के अंदर एसिड नहीं होता, उसके अंदर पॉइजन होता है। तो पॉइजन क्या करता है ना एक्चुअली, हाँ बेटा सुनते जाइए एक बार। पॉइजन क्या करता है, देखिए किसी भी ह्यूमन हो, स्नेक हो, डॉग हो, हर एक इंसान के अंदर थोड़ा, हर एक मतलब जितने भी हम लोग जीव जंतु है सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉइजन होता ही है। एक्चुअली उस पॉइजन का जो रोल होता है वो होता है डैमेज करना और डाइजेस्ट करना। पॉइजन का जो रोल है वो है डैमेज करना और डाइजेस्ट करना। तो ऐसे ही जो सांप होता है उसका जो पॉइजन होता है जो हमारी बॉडी में जाता है, तो वो दो टाइप के पॉइजन होते हैं वैसे तो, फिलहाल दो ही टाइप के आप समझिए, एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, एक होता है हीमोटॉक्सिन। तो जो न्यूरोटॉक्सिन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, मतलब हमारे दिमाग पे असर डालेगा, यस सर। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल न्यूरोटॉक्सिन जो है हमारे दिमाग पे असर डालेगा, और जो हीमोटॉक्सिन है वो हमारे ब्लड वेसल्स पे असर डालेगा। तो जैसे जो हीमोटॉक्सिन जहर होता है ना, उससे इंसान बच तो जाता है, पर उसके जो हाथ पैर है जहाँ पे भी वो सांप काटता है वो डैमेज हो जाता है, मतलब उसका हाँ उसका हाथ पैर, वो जो हिस्सा जिस पे सांप ने काटा है वो डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज, मतलब ये हो सकता है कि गल जाए, बिल्कुल गल, क्योंकि क्या करता है ना वो ब्लड वेसल पे जाके क्लॉट करता है, जिससे ब्लड वेसल फट जाती है, ठीक है। और वो फट जाती है तो टिश्यू भी फट जाते हैं सारे के सारे, और वो पूरा हमारा जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। तो जैसे किसी के हाथ पे काटा ना तो हो जाता है कि उसकी उंगलियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं जब हीमोटॉक्सिन सांप काटता है। तो हीमोटॉक्सिन का एक बहुत ही खतरनाक जो एग्जांपल है वो है रेटल स्नेक, जिसमें पीछे से ऐसे करता है ना,
आप देखना गूगल में। रैटल स्नेक। हाँ, पीछे उसकी पूंछ ऐसे झन 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 सी आवाज यस सर, निकालती है। देखा है। और हीमोटॉक्सिन का यस और जो न्यूरोटॉक्सिन है उसका एग्जांपल है कोबरा। कोबरा जो सांप होता है वो न्यूरोटॉक्सिन जहर देता है। बट न्यूरोटॉक्सिन ज़्यादा जो है फैटल है। क्यों? क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन से आपका सेल जो है वो तो थोड़ा बहुत डैमेज होता ही है, बट आपका नर्वस सिस्टम, आपके हार्ट, लंग्स, लीवर, दिमाग, ये सब भी डैमेज होता है। तो इससे इंसान के मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हीमोटॉक्सिन। हाँ बेटा। सर, जो हेडलॉक होता है सर हार्ट बीट को सर रोक देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑर्गन खराब कर देता है बेटा। हमारे हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गया, हमारा दिमाग हो गया, सब ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बेटा। सर हाँ सर एक बार सर मुझे मधुमक्खी काटी थी, तो सर मम्मा ने कहा था कि सर लोहा रगड़ना। लेमन उसके ऊपर रब करने को, तो सर लेमन तो सर एसिड होता है। हाँ, तो वो और दर्द हो रहा होगा आपके। तो यस सर, सर ऐसा सर मेरे साथ हुआ है। तो वो और दर्द कर रहा होगा आपको, है ना बेटा? और दर्द होने लग गया सर, जलन होने लगी। हाँ, जलन होने तो लगी। लेमन तो एसिडिक है ना, तो एसिड के ऊपर एसिड डालोगे तो दर्द ही होगा ना बेटा। समझ में आया आपको? यस सर। इससे बेटर तो ये था, आपके घर में अगर सोडा वोडा नहीं है तो वही एक साबुन का या फिर आप किसका सर्फ का थोड़ा सा घोल बना लो, मतलब थोड़ा सा पाउडर वो बना लो, लिक्विड सा बना लो, उसको आप अपने हाथ पे रब कर लो। अगर आपके यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं है ना, तो उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। बट उस पर अगर लेमन डालोगे तो भाई एसिड के ऊपर एसिड डालोगे तो खतरनाक वाली रिएक्शन होगी आप फिर तो हो सकता है। हाँ हाँ बेटा। सर ग्रीन मामा है सर वो कौन सा सर? बेटा न्यूरोटॉक्सिन। हाँ हाँ सर मेरा डाउट था कि सर एसिड के ऊपर सर जब एसिड था सर जो एसिड होता है सर वो एसिड के रिएक्शन को खत्म कर देता है। नहीं तो रीजॉइन करना है। हाँ, रिजॉइन करना है बेटा। एसिड की रिएक्शन को खत्म नहीं करता है, वो उसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है। और ठीक है सर हाँ, रिजॉइन करना है सबको। तो बेटा सर एक और बात। हाँ सर जो हेजॉक होता है, हैजॉक क्या होता है? सर जो हेजॉक अरे जो शाही कहते हैं ना उसको, अच्छा वो उसके पीछे बहुत निकले रहते कांटे टाइप। हाँ, अब मुझे पता नहीं है बेटा इसके बारे में। पॉक्यूपाइन पॉक्यूपाइन सुना है मैंने, पॉक्यूपाइन। सर उसके पीछे कांटे निकले रहते हैं सर, वो अपने डिफेंस के लिए गोल हो जाते हैं। हाँ, कांटे समझ निकले गया मैं, गोल जैसा होता है वो, छोटा सा नीवला जैसा ना। गोल होता है सर। सर जो उसके कांटे होते हैं सर, मेरी मम्मी ने को बताया था, वो हमारे उसमें आ गया था, तो मम्मी ने बताया था सर वो सर उसके क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ने बताया था। यस सर। हाँ बेटा, आगे सारे बच्चे। चलिए बेटा, थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर हम बातें करेंगे। बातें करने के लिए अपने पास बहुत टाइम है, थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, है ना टॉपिक ये आज का कंप्लीट करके फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे। चलिए बेटा, अब ये समझिए बेटा, जैसे हम लोग होते हैं ना ह्यूमंस, तो आपको पता है हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जब खाना पहुंचता है तो वो डाइजेस्ट होने लगता है, मतलब पचने लगता है। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारे स्टमक के अंदर भी एक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा। हाँ, तो लिखिए आवर स्टमक कंटेन्स हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर प्रोटीन भी मिलकर वो बनाता है सर, अमीनो एसिड। बिल्कुल, तो आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। तो इसका काम क्या होता है बेटा? ये खाने को डाइजेस्ट करता है, हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, खाने को पचाने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आगे इसमें सुनिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अब ये जब खाने को पचाने में डाइजेस्ट कर मतलब हेल्प करता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है। आपने भी देखा होगा कि भाई कहते हैं घर पे, कहते हैं यार आज मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है, सुना है ना, टीवी पे भी ऐड आता है एसिडिटी हो रही है, इनो खा लीजिए, डाइजीन खा लीजिए।
तो वो क्या होता है बेटा, एसिडिटी कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर, हम स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तो एसिड होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। एसिड हो जाएगा भाई, Yes. एसिडिटी होती है तो पेन भी होता है ना। तो हम Yes, क्या sir. करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड डालते हैं, एंटासिड खाते हैं, है ना। एंटासिड से क्या होता है, वो जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। एंटासिड यस सर। एंटासिड सर, ये खाते कि- हैं। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सर कभी कभी होता है ना सर, जैसे हाँ। मैं खा लेता हूँ, जैसे कोई तीखी चीज खा ली, नमकीन हाँ। खा लिया ज्यादा, हाँ कभी होता है किसी करके नमकीन खा लिया या कुरकुरे खा लिया ज्यादा, तो सर पेट में जलन टाइप होने लगती है। हाँ, तो वही है ना बेटा, वो एसिड हो जाता है उनसे। वो कुछ चीज देखिए, सब में एसिड नहीं होता, कुछ चीज़ें होती है जो एसिड को इन्हेंस कर देती। तो ये कुरकुरे, नमकीन नहीं खाना चाहिए, इनमें ज़्यादा मसाला होता है ना, तो ये उस Yes, वजह sir. से भी दर्द कर देती है, ठीक है। डाइजेस्ट नहीं हो पाती सही से। मम्मी ने पापा ने दोनों बताया था। हाँ, अभी देखिए ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सुन लेते हैं आपकी बात, ठीक है। व्हेन लेवल ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड increases in our body, increases in our stomach। अब लिखते हुए चलिए, नोट्स भी बनाते हुए चलिए साथ साथ। तो इट क्रिएट्स, तो ये क्या कर देता है, इट क्रिएट्स एसिडिटी, ठीक है। तो इट क्रिएट्स एसिडिटी, ठीक है। और एसिडिटी जब होगी तो क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। तो इसको अब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू न्यूट्रलाइज दिस फिनोमेना या टू न्यूट्रलाइज दिस, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी टेक एंटासिड टू न्यूट्रलाइज दिस। वी टेक, हम लोग खाते हैं क्या, एंटासिड्स। एंटासिड मतलब एक तरीके से एंटी एसिड, मतलब जो एसिड को ख़त्म कर दे, है ना, एसिड के एंटी हो, तो हम एंटासिड्स खाते हैं। वी टेक एन एंटासिड्स। तो एंटासिड में बेटा ऐसा क्या होता है जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। वी टेक एंटासिड सच एज, जैसे कि एक एग्जांपल एंटासिड का, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक बहुत ही अच्छा एंटासिड है। तो जैसे कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, एंटासिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है, जिसमें विच कंटेन, जिसके अंदर होता है मैग्नीज, विच कंटेन मैग्नीशियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है। अब ये मैग्नीशियम पूरा इसका बोले तो विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ ज़्यादा एसिड का। इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट, ठीक है। समझ में आया बेटा इतना, तो इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट। क्लियर हुई बात। सर हाँ सर मैं बेटा, सर ये कह रहा हूँ कि सर जो आयोडीन होता है सर, उसमें सर ऐसा क्या होता है कि सर वो सर एसिडिटी को खत्म कर देता है। किसमें बेटा, किसमें, सर आयोडीन में। आयोडीन में एसिडिटी खत्म कर देता है, मतलब नो सर, सर आयोडीन नहीं सर, इनो। अच्छा इनो। तो यस सर। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, ये इनो या फिर ये जितने भी मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या करते हैं ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर जो होता है वही एसिडिटी क्रिएट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जुड़ के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर कार्बोनेट आयन बनाते हैं, और वो जो कार्बोनेट आयन होते हैं वो हमारे बॉडी से डकार की फॉर्म में या फिर हमारे बोवल के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया बेटा? ये ना,
हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये क्या करते हैं, जितने भी एंटासिड्स होते हैं, चाहे वो आपके ये आपका इनो हो जाए या फिर ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक, बेटा आप माइक ना म्यूट कर दीजिए अनिरुद्ध बेटा, बहुत आवाज़ आ रही है आपके माइक से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर कार्बोनेट आयंस बनाते हैं। तो कार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में डकार के थ्रू या फिर हमारी पुप, मतलब लाइक आपने बहुतों ने किया होगा पुप करके जो होता है ना, पता है आपको सबको, तो उस फॉर्म में वहाँ से, या स्टूल की फॉर्म में, मतलब पेट साफ़ होने की फॉर्म में, स्टूल मतलब हो गया जो हम सुबह जाकर बोवेल करते हैं उसको स्टूल बोलते हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म में क्या होता है, पेट से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? यस सर। और मैं आपको बताऊं ये कार्बोनेट क्या होता है। आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी है? ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने कोल्ड ड्रिंक आज तक ना पी हो, है ना? तो कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा बेटा, जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो उसमें बहुत कभी कभी प्रेशर से बाहर भी आ जाती है कोल्ड ड्रिंक, है ना, या कभी कभी झाग उठ जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक को हम पकड़ के ऐसे खोलने के बाद हिलाएं तो भी वो बाहर आ जाती है। देखा होगा सर जब शेक करते हैं सर वो सर बढ़ने लग जाता है। हाँ, ऊपर की तरफ आने लगती है ना। आपने देखा हो जो ऊपर की तरफ आता है ना बेटा, वो वाइट वाइट सा जो होता है वो ही एक्चुअली कार्बोनेट है। वाइट हाँ यस सर, वही एक्चुअली कार्बोनेट है। हर एक कोल्ड ड्रिंक, आपको कोल्ड ड्रिंक में बताऊं, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं है, वाटर एंड कार्बोनेटेड वाटर एंड फ्लेवर है बस, मतलब उसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है। आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ, आप किसी कोल्ड ड्रिंक को खोल के कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, तो जब आप उसे पियोगे ना फिर उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका कार्बोनेट था उसके अंदर, जो कार्बोनेट आयंस थे वो उड़ चुके होंगे, और कार्बोनेट आयन उड़ने की वजह से उसका जो फ्लेवर है बस फिर वो मीठा मीठा सा लगेगा, मज़ा नहीं आने वाला। क्या सर जब तुरंत पीते तो सर उसको जो जीभ में जाके सर रिएक्शन होता है ना, हाँ, सर जब बहुत मतलब चटक सा लगता है ना बेटा। हाँ, तो वो उसी वजह से लगता है। अगर वो रिएक्शन कार्बोनेट आयंस खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर आपको चटक सा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत बेकार सा टेस्ट आएगा, मीठा सा लगेगा, जैसे मीठा पानी पी रहे हो। हाँ बेटा बोलिए। जब सर उसका बिल पे सर लिखा होता है कि सर इसमें सर क्या डाला है, हाँ। सर उसमें भी सर ये लिखा हुआ था कि सर कार्बोनेटेड वाटर, सर हाँ बेटा, सर वाटर डाला उसमें, सर कार्बोनेट डाला, तो सर मैं ये बता रहा था कि उसमें सर बॉटल में लिखा होता है कि सर क्या डाला है। बिल्कुल बेटा। हाँ, ये आपने बात सही बोली कि बोतल में भी लिखा होता है क्या क्या डला हुआ है उसके अंदर, है ना, कि क्योंकि आजकल ये ज़रूरी हो गया है, ये फूड जो भी गाइडलाइंस हमारा फूड डिपार्टमेंट बनाता है तो उन्होंने ज़रूरी कर दिया है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके फूड आइटम में क्या क्या है। हाँ बेटा। सर जैसे कि सर मैंने इस पर वीडियो में देखा था कि सर जो सर कोल्ड ड्रिंक वाली कैन आती है ना सर, वो ना सर उसमें से प्लास्टिक सर उसमें ना पन्नी सी लगती है सर, उसमें जब सर सबसे पहले सर उसने करके गया था, सबसे मैंने वीडियो देखा था सर, उसमें सर मैंने देखा था सर पूरी सर प्लास्टिक निकली होती सर, जो कैन होती है उनमें, हाँ हमने सर प्लास्टिक ओके। चलिए बेटा, अभी आगे देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे यहाँ पे सॉइल जो होती है, बेटा आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, काफ़ी नॉइज़ आ रही थी। हाँ, देखिए सॉइल होती है, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जब हम सॉइल किसी भी खेत में किसी भी जगह पे खेती बाड़ी करते हैं तो हम वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, है ना। आपको पता है कि आजकल जो है जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पे बहुत गंदी तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं ताकि जल्दी फसल उग जाए, ज़्यादा मात्रा में फसल उग जाए। तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, जब वो एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा, तो जब वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं किसी भी खेत पे, तो वो खेत जो है ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा एसिड हो जाते हैं, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेसिक्स बन जाते हैं। ठीक है, और हम अगर उस खेत की फसल खाएंगे ना तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो। ठीक है, तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा बेटा, सुनते रहिए। अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा पूछने के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए सॉइल, तो वहाँ पर मिलाया जाता है क्या,
क्विक लाइम, ठीक है, जिसको हम चूना भी बोलते हैं, चूना। लाइम मतलब हो गया चूना, और इसका जो केमिकल नेम है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना मिलाया जाता है वहाँ पर ताकि वो थोड़ी सी कम एसिडिक हो, या फिर हम वहाँ पर मिलाते हैं एक और चीज़ है जिसका नाम है स्केल्ड लाइम, स्केल्ड लाइम, या फिर इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उस ज़मीन को या उस मिट्टी को थोड़ा सा सही करने के लिए, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, जो बहुत ज़्यादा एसिड हो गई है, तो वहाँ पर क्या मिलाया जाता है बेटा? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्केल्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब आपकी जो ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे गाय भैंसों का डंग हो गया, आपके घर की सब्जी को सड़ा कर, ठीक है, तो वहाँ पर सब क्या मिलाई जाती है? ऑर्गेनिक मैटर्स। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सबको? अभी आप क्या पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर मैं सर ये कह रहा था कि सर जब सर बहुत ज्यादा सर फर्टिलाइजर डल जाता है सर किसी से खेत में, तो सर वो सर जो होता है सर वो सर मुरझा सा जाता है ना? हाँ बेटा, वहाँ पे खेत थोड़ा सा बेकार हो जाता है, वहाँ की जो मिट्टी होनी है काली काली सी हो जाती है, थोड़ी ख़राब सी हो जाती है मतलब। तो हम लोगों को ना देखिए सब्जियाँ भी ऐसी जगह से लेनी चाहिए जहाँ पे एसिड, या आजकल तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रही है, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अपने घर वालों को भी बोलना चाहिए कि भाई जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप वही प्रेफर करें, क्योंकि देखिए मार्केट में जो अवेलेबल है वो ऑर्गेनिक नहीं है, और ऑर्गेनिक थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं। तो है ना, इससे डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है थोड़ा सा पैसा वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स पे खर्च कर लिया जाए, है ना। डॉक्टर को पैसा दे के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बेटर है कि वेजिटेबल्स थोड़ी सी कॉस्टली खरीद के हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। ठीक है बेटा? जैसे सर मैं सर ये कह रहा था सर, जब सर फर्टिलाइजर से सर वो सर मुरझा जाते हैं, तो सर उसमें सर ऐसा सर कंफर्म्ड है कि सर वो एसिड ही होगा या फिर बेसिक ही होगा? बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ की फसल जो है मुरझाई हुई है। देखिए एसिड की वजह से भी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस खेत की जो फर्टिलिटी है, मतलब वहाँ पे जो फसल उगने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी खेत की, कि उसमें ज़्यादा मात्रा में फसल उगी या कम, वो ख़त्म हो जाती है कभी कभी। अब देखिए बेटा, आप मुझे ये बताइए, एक खेत पे अगर हम एक साल में एक फसल उगाएंगे, ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, बट उसी खेत पे हम एक साल में 4-4 बार फसल उगा रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर दूसरी उगा रहे हैं, फिर काट रहे हैं। तो अब क्या होता है, कोई भी फसल तभी तो उगती है बेटा जब खेत के अंदर जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, क्रॉप्स तभी तो उगेंगे। अब एक हमने फसल उगाई, उसने खेत में से या उस फील्ड में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, तो अब अगर हम उसे रिकवरी का टाइम नहीं देंगे उस खेत को, है ना, रिकवरी में भी तो टाइम लगता है कि वो नेचुरल तरीके से अपने न्यूट्रिशन रीगेन करेगा। तो अगर हम उसको दोबारा से रिकवरी का टाइम नहीं देंगे, फिर उसमें कोई दूसरी फसल उगा देंगे, फिर जैसे ही वो कटी फिर दूसरी उगा देंगे, तो एक टाइम बाद उसके न्यूट्रिशन खेत के ख़त्म हो जाएंगे। अब न्यूट्रिशन ख़त्म हो गए तो फिर बाद में जब उस पर फसल उगाएंगे वो उगेगी नहीं ढंग से, तो फिर वो ढंग से नहीं उगेगी, तो फिर लोग उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, है ना, उसके न्यूट्रिशन ताकि वापस आ जाए। वो केमिकल फर्टिलाइज़र खेत के न्यूट्रिशन तो दे देंगे, बट वो फसल को भी और खेत को भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल ही तो है आफ्टर ऑल, तो केमिकल तो डैमेज ही करेगा ना चीज़ों को। अब बात करें हम ऑर्गेनिक मैटर की, हाँ, उसकी जो फर्टिलिटी अगर आप एक बार को ख़त्म हो जाती है, आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से भी ला सकते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होगा, आप वहाँ पर खाद डालिए, जैसे कि काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, मतलब जानवरों के जो डंग होते हैं वो डालिए। आप अपने घर की जो सब्जियां हैं, जो वेस्ट सब्जी वेजिटेबल्स हैं, उसको आप सड़ा लीजिए, है ना, उसको यूज़ कीजिए ऑर्गेनिक तरीके से। तो
तो अगर आप ऐसे करते हो तो खेत की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और बहुत अच्छी उसमें फसल भी होगी और हेल्थी भी होगी वो। सर मैंने सर ये सुना है कि सर जो रेड वॉर्म्स होते हैं सर हाँ उनको भी डालने से बिल्कुल बेटा, रेड वॉर्म ये भी ऑर्गेनिक तरीके की, ये भी और एक तरीके की खेती है ना, ऑर्गेनिक टाइप में ही आती है ये भी, तो बहुत अच्छी होती है ये भी। रेड वॉर्म जो है वो भी खेत की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एसिड के नाम लिख रहे हैं और हम ये देखेंगे ये किस में मिलते हैं। तो आप भी ऐसी एक कॉलम बना लीजिए, नेम ऑफ एसिड, और ये मिलते किसके अंदर है, फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे कि बेटा हमसे बोला गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये किस में मिलता है। तो हमारे घर में जो विनेगर होता है, विनेगर सिरका, जो अभी थोड़ी देर पहले श्लोक ने जिसका जिक्र किया था, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो ये एंड्स के अंदर, बीज के अंदर, जो मधुमक्खियाँ घर में होती है वो जो काटती हैं उनके अंदर मिलता है ये। ठीक है, और सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड तो आपको पता ही है, जो भी खट्टे फल होंगे, सिट्रस फ्रूट्स है ना, सिट्रस मतलब बेटा जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स, ये सारे के सारे इसके अंदर मिलता है। लैक्टिक एसिड ये बहुत अच्छा है, लैक्टिक एसिड मिलता है आपको दही के अंदर। आपके घर में कर्ड होती है, जो दही होती है उसके अंदर भी, आपको पता है जब दही खाते हैं तो खट्टा खट्टा सा लगता है ना, है ना। Yes, sir. हाँ, तो वो इसी वजह से लगता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। फिर होता है एक ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है स्पिनिच के अंदर, पालक के अंदर। घर में पालक आती है, कभी कच्ची पालक खा के देखना, हल्की सी चुभेगी, वो मुंह के अंदर चुभेगी हल्की हल्की, तो वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से चुभती है बेटा। ठीक है, फिर एक होता है एक्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, एब्सकॉर्बिक एसिड, या फिर इसको हम, इसका एक नाम है विटामिन सी, विटामिन सी का बेटा केमिकल नेम है एक्सकॉर्बिक एसिड। और ये भी मिलता है हमारा वही सिट्रस फ्रूट में, आंवला में, है ना, आंवला खट्टा होता है ना, तो खट्टी चीज़ है। विटामिन सी आपको पता है खट्टा ही होता है, आपने आजकल खाए होंगे, जब कोरोना चल रहा था तो विटामिन सी की टैबलेट्स बहुत खिलाई जा रही थी, खट्टे फ्रूट्स, है ना। तो ये एक्सकॉर्बिक एसिड होता है, ये आंवला के अंदर सिट्रस फ्रूट में बहुत मिलता है। ठीक है, और उसके बाद टार्टरिक के अंदर भी बहुत सारा पाया जाता है। क्या बेटा, सर स्ट्रॉबेरी के, सर स्ट्रॉबेरी के अंदर भी सर हैवी अमाउंट में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टार्टरिक एसिड ये आपका जो है कच्चे आम, है ना, अनरिप मैंगो, कच्चे आमों में, जैसे मैंगोज़ में, अनरिप्स मैंगोज़ में, और ये तुम्हारा हो गया टामारिंड में और ग्रेप्स में, इसमें पाया जाता है काफ़ी। ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो ये हमारे एसिड थे। अब हम लिखेंगे कुछ बेस, और वो कहाँ पाए जाते हैं, नेम ऑफ बेसिस। सारे के सारे बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ सर बेटा, 1 मिनट रुकिए सर, बस मैं लिख लूं। हाँ ठीक है बेटा। देखिए बेटा, बेसिस में हमारा सबसे पहला आगे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही फेमस है और घरों में अक्सर हर घर में मिल ही जाता है ना। और जब आपके घर में पुताई उताई हो रही होगी तो आप देखोगे चूना आता है वाइट वाइट से कलर का, तो यस सर। हाँ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे घर में जो बहुत ही कॉमन होता है, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेटा आपके घर में जो विंडो क्लीनर होता है ना, जो खिड़की साफ़ करने वाला, फ्रिज क्लीनर, मतलब जो कोई भी पॉलिश सरफेस को साफ़ करने के काम आता है, उसके अंदर मिलता है ये। ठीक है सर, जैसे कि हाँ, ये आपको कार वॉश जो होता है, कार वॉश के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, कार क्लीनर होता है ना बेटा, वो स्प्रे टाइप जो होता है, आपके मम्मी पापा अगर गाड़ी को कभी या आप साफ़ करते हो तो आपने देखा होगा। टेबल है वो सब साफ।
हाँ, टेबल वेबल साफ़ करने में भी काम आता है, चमकाने में अक्सर चीज़ों को। और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके जो घर में साबुन होते हैं, साबुन के अंदर मिलता है बहुत, ठीक है, झाग पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है ये भी, ठीक है। और फिर जो लास्ट हमारा जो एसिडिटी को ख़त्म करने के काम आता है मैग्नीशियम, मैंने बताया था ना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिडिटी ख़त्म करने का काम आता है ना। तो ये मिलता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मैग्नीशिया के मिल्क में मिलता है ये। क्लियर है बेटा, समझ में आया इतना सबको? कोई दिक्कत Yes, यहाँ sir. तक? नो सर। ओके, सर हाँ बेटा। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा सर ऊपर कर दीजिए सर, मेरा सर एक एसिड सर छूट गया है सर, बस ऊपर कर दीजिए। ये लीजिए बेटा। ओके सर, सर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे आज एसिड और इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया पूरा, एसिड और बेस के बारे में। और जो बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत वो कल हम देख लेंगे, कल क्वेश्चन आंसर भी हम इसके देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ तक जो, हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार सर बेस का भी दिखा दीजिए सर, का भी सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड होता है। आपने नाम सुना है डीएनए? हमारी Yes, बॉडी sir. में डीएनए होता है ना, तो जो हमारी क्या हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है ना, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है, फादर से सन, सन से उसका बेटा डॉटर में। तो हाँ बेटा, सर ब्लड को कहते हैं क्या? हाँ एक तरीके से आप ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए होता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक्चुअली ये हमारा क्या करता है, हमारे फीचर्स कैरी करता है। मतलब जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, हम अपने हम जो भी बच्चे लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, है ना। हमारी आइज़, हमारे हेयर्स कलर, हमारा स्किन कलर, स्किन टोन, है ना। तो ये भी हमारे पेरेंट्स की तरह दिखती है। हमारी वॉइस, इवन कभी कभी वॉइस भी पेरेंट जैसी होती है। तो ये इसके पीछे का रीज़न यही है बेटा कि हम जो है उनके डीएनए से बने हैं, हमारा और उनका डीएनए सेम है, उन्हीं के डीएनए से हम लोग बने हैं। तो हमारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो भी उन्हीं की तरह होगी, ठीक है। और ये भी एक एक्चुअली एक एसिड है, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, आपको मैं बताता हूँ, प्रोटीन डेट बिल्ट पार्ट ऑफ आवर सेल। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, जो हमारे सेल्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। आपने सुना होगा, अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, है ना। तो अमीनो एसिड्स वो भी एसिड्स होते हैं। और एक होता है फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट होता है। वो किसकी फॉर्म में होता है, फैटी एसिड की फॉर्म में, ठीक है। हाँ बेटा आप बोलिए। हाँ